हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इसमें थ्योरेटिकल पार्ट पूरा किया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन फॉर्मुलेज देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि अगर जैसे मियोसिस और माइटोसिस की बात करें तो किस तरह के फॉर्मुलेज हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको सीड या व्हीट ग्रेन बनाना है, उसके लिए मियोटिक डिविजन्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ सीड्स और व्हीट ग्रेन। ठीक, सीड्स या व्हीट ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स नंबर प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे। नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड, कितने मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए जो फॉर्मूला हम देखते हैं ये होता है x प्लस एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये मियोसिस के लिए x प्लस एक्स अपॉन 4, यानी जितने नंबर ऑफ सीड्स या व्हीट ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए पूछा गया है वो हो गया x, और हम इसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अब कुछ केसेस में जो मियोटिक डिविजन्स होते हैं ये हम देखते हैं। एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। वन मियोटिक डिविजन्स one meiotic division results in formation of 4 pollen grain। एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अपन पहले भी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट इसका मैं समझाता हूं। देखिए, एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद इसमें 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनसे फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इनसे फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस एक बार हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बने और इनने फिर 4 पॉलन ग्रेन बनाए। तो कुल मिला के यहाँ पे एक मियोसिस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखी जा रही है। एक मियोटिक डिवीजन के कारण 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं। वन मियोटिक डिवीजन give rise to one egg cell। एक एग का फॉर्मेशन और एक सेल का फॉर्मेशन, इसके लिए वन मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये मेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे एक मियोटिक डिवीजन से 4 पॉलन ग्रेन बने, जबकि यहां पे एक मियोटिक डिवीजन से एक एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब अगर जनरेशंस के बेस पे क्वेश्चन आता है या माइटोटिक डिवीजन के बेस पे क्वेश्चन आता है, टू कैलकुलेट माइटोटिक डिविजन्स, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-1। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला n-1, यानी जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ सेल्स दी हुई है
और ये पूछा जाता है कि इन n नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे, तो आंसर है उसका n-1। फिर कैलकुलेशन ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस। इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस अगर दिया है, मतलब जनरेशन निकालनी है हमें, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पे n जो है ये नंबर ऑफ जनरेशंस को शो कर रहा है। ठीक, 2 की पावर n, यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ जनरेशंस को शो कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की 256 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें कितनी जनरेशंस इन्वॉल्व होंगी। जैसे 256 बैक्टीरियल सेल्स के लिए नंबर ऑफ जनरेशंस कितनी इन्वॉल्व होंगी, 256 बैक्टीरियल सेल्स के लिए नंबर ऑफ जनरेशंस कितनी इन्वॉल्व होंगी। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या इसको सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड की अगर बात करें तो बैक्टीरिया की सेल पहले एक सिंगल है, फिर उसके बाद 2 हो जाएंगी, फिर 4, क्योंकि वो डबल होती जाती है, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो हर डिवीजन के बाद डबल होती जाती है, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 126। तो यहां पे नंबर ऑफ जनरेशन अगर निकालेंगे तो ये पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी, तीसरी, 4, 5, इस तरह से। ठीक है, और अगर हम इसको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 8। ठीक, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 8, और यहां पे n की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ जनरेशन यहां पे आएंगी 8। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ जनरेशन वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ सीड्स व्हीट ग्रेन, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड। ये ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन के टर्म्स में ही पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा x प्लस x/4। ऐसा मत करिएगा कि सीधे अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है मियोसिस के बाद 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस तरह से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन तो होता है, पर जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीड्स जो रिक्वायरमेंट है वो अपन को शुरू में लेके चलना है। ठीक है, 1 मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 पॉलन ग्रेन। इसको समझाया है शॉर्ट फॉर्म में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये 4 माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करने वाले पार्ट है, यानी कुल मिला के एक मियोटिक डिवीजन के कारण 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल 100 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन देखना है, अगर हमें 100 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन देखना है तो हमें वहां पे 25 मियोटिक डिवीजन्स सामने हमारे आएंगे, मतलब उसका आंसर 25 मियोटिक डिवीजन्स आएगा यदि 100 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा तो। ठीक, नेक्स्ट आता है 1 मियोटिक डिवीजन्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 1 एग सेल। ये मेल गैमीट की बात हो गई, वो फीमेल गैमीट की बात हो रही है। यहां पे पॉलन ग्रेन मेल गैमीट, वो फीमेल गैमीट, एक मियोटिक डिवीजन एक एग सेल के रिजल्ट बनाने में मदद करता है। नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स के लिए n-1। ठीक है, n यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी सेल्स प्रोड्यूस होंगी उनका नंबर। कैलकुलेशन हम जनरेशन के बेस पे जब देखेंगे माइटोटिक डिवीजन्स के बारे में, यानी ये इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n यहां पे यूज करेंगे। 2 की पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ जनरेशंस है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे बैक्टीरियल सेल जो है वो हमें पता है कि नॉर्मली हर मिनट में डिवाइड होती है,
फेवरेबल टाइम जो है 20 मिनट्स का है, पर क्वेश्चंस में ऐसा जनरल आता है कि हर मिनट में बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो डिवीजन में कितनी जनरेशन प्रोड्यूस होंगी, या टाइम चेंज कर सकते हैं, हर 2 मिनट के बाद डिवाइड होगी, 4 मिनट के बाद डिवाइड होगी, पर वो डिवाइड होने के बाद जस्ट डबल हो जाएगी, डिवाइड होने के बाद जस्ट डबल हो जाएगी। तो डबल के केस में हम देखते हैं 1 2 4 ऐसे डबल करते करते, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 256 सेल्स दी हुई है बैक्टीरिया की, और इसके लिए नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स निकालने हैं, तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा। या फिर अगर ऐसा कुछ दिया जाता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है, तो कितनी जनरेशन वहां पे सेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में भी हम 2 की पावर n के टर्म्स में फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला वेरी कर सकता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां पे एक मियोसिस या एक मियोटिक डिवीजन एक सेल का फॉर्मेशन करता है। वन मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। तो वो कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज हैं, ऐसा कुछ अगर एग्जांपल आता है सामने तो वो आपको फैमिली का नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में इस फैमिली में ये एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है, नहीं तो जनरली इन फॉर्मुलेस के बेस पे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डाउट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच 2 इवेंट्स रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसा कौन सा इवेंट है जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रीस्टोर करता है। ऑप्शंस है माइटोसिस मियोसिस, दूसरा मियोसिस फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस, और या तो फिर सिर्फ मियोसिस, ठीक। तो इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए। देखिए, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रीस्टोर करने के लिए जो मेथड होता है वो बेसिकली मियोसिस होता है, ठीक है। मेन जो मेथड होता है ये मियोसिस होता है। मियोसिस के अलावा अब यहां पे सिर्फ मियोसिस दिया हुआ है, माइटोसिस भी साथ में है और फर्टिलाइजेशन साथ में, ठीक। माइटोसिस के कारण ये प्रोसेस तो जनरली होता नहीं है, माइटोसिस के कारण नहीं होता है, माइटोसिस जनरली सोमैटिक सेल्स के कारण ही बेसिकली होता है, सोमैटिक सेल्स में होने वाला प्रोसेस है। पर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रीस्टोर करना, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो आने वाली जो डॉटर सेल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही हों, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके कारण ये होता है, पहला तो है मियोसिस के कारण होगा, और दूसरा प्रोसेस यहाँ पे साथ में इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में जो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 50% जो होता है वो मदर की तरफ से, 50% जो होते हैं वो फादर की तरफ से, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस वाला आंसर करेक्ट है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, स्लिपिंग ऑफ चायस्माटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ बायोवेलेंट इज कॉल्ड। ये तो आप बता सकते हैं, कायस्माटा की स्प्लिटिंग और उसका किनारे पे पहुंचना, ठीक। तो ये अपन ने डिस्कस किया था, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जुड़ जाते हैं। ये पॉइंट जो होता है ये क्रोमोसोम्स के एंड तक पहुंच जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो जुड़े होते हैं, जो कि डिप्लोटीन स्टेज में वो स्ट्रक्चर देखा जाता है कियास्माटा। इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, मतलब कियास्माटा उस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का क्रोमोसोम्स के किनारे पे पहुंच जाना, ठीक है। ये इसका आंसर है। डायकाइनेसिस का मतलब ये एक स्टेज है, प्रोफेज 1 की स्टेज है डायकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बारे में भी आपको पता है। इंटरकाइनेसिस मतलब जो दो मियोसिस के बीच का जो टाइम पीरियड होता है। हेटेरोपिग्नोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स में जब स्टेनिंग होती है, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया वहां पे विजिबल होता है, हालांकि उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। उस पर्टिकुलर रीजन को और इस प्रोसेस को हम हेटेरोपिग्नोसिस के टर्म से के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स की स्टेनिंग के दौरान कुछ रीजन वहां पे जनरेट होते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया या उस दौरान जो होने वाला जो प्रोसेस है उसको हम हेटेरोपिग्नोसिस कहते हैं। इन मियोसिस हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन ऑकर्स। कितनी बार क्रोमोसोम का डिवीजन होता है मियोसिस में, ये आप बता सकते हैं। क्रोमोसोम का डिवीजन होता है एक बार, ठीक है। पूरे मियोसिस में क्रोमोसोम का डिवीजन सिर्फ एक ही बार होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेल बी प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल एट माइटोटिक। ये एक्चुअली क्रोमोसोम्स हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स
shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, माइटोटिक एनाफेज की बात कर रहे हैं। माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें कितने उस दौरान कितने क्रोमोसोम होंगे? इफ इट्स एक्स सेल हैज 10 क्रोमोसोम। एक्स सेल में यदि 10 क्रोमोसोम्स हैं तो कितने क्रोमोसोम होंगे माइटोटिक एनाफेज में? अब माइटोसिस में हमें पता है सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं आधे ऊपर आधे नीचे, मतलब जस्ट ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। फिर वहां पे 2 सेल्स बन जाती है, यानी क्रोमोसोम का नंबर वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें 10 क्रोमोसोम दिए हैं तो एनाफेज तक पहुंचते पहुंचते 20 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 20 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, पर यहां पे क्वेश्चन है डिप्लॉइड सेल के लिए, और क्योंकि डिप्लॉइड सेल के लिए मतलब वो नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, हम जो देखते हैं वो जनरली हैप्लॉइड सेल्स के लिए देखते हैं, और ये जो फिर वहां जब एनाफेज तक पहुंचेगा तो वो जो नंबर है वो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी इसका आंसर 40 आएगा। ठीक है, तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिस्टोर करते हैं। चायस्माटा के दौरान जो स्प्लिटिंग होती है जिसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होता है, ठीक है, चायस्माटा जो होता है वो एंड्स पे पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को टर्मिनाइजेशन कहते हैं। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन ऑकर? मियोसिस में कितने बार क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है? एक ही बार होता है डिवीजन। ठीक, और कितने क्रोमोसोम्स होंगे माइटोटिक एनाफेज के दौरान? यानी एनाफेज में जितना भी नंबर दिया हुआ है वो जस्ट डबल कर देंगे। हैप्लॉइड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जस्ट हम डबल कर देंगे तो वो 20 हो जाएगा, पर यहाँ पे एक्चुअल डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं, और डिप्लॉइड सेल के लिए नंबर जो 20 है उसका डबल हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्रोमोसोम्स एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग। क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा कॉइलिंग किस दौरान होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या एनाफेज? ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जब क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन और क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, कौन सी स्टेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है? आंसर है मेटाफेज। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है मेटाफेज की स्टेज में, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखते हैं। अगर हम कॉइलिंग की बात करें तो कॉइलिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। कॉइलिंग एक्चुअली एक होती है, इसे हम कहते हैं प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। ठीक है, 2 तरह की कॉइलिंग होती है। एक होती है प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग मतलब होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और ये देखा जाता है माइटोसिस के दौरान। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग जो होती है, क्रोमोसोम्स हेलिकल फॉर्म में अरेंजमेंट दिखता है इनका, और ये माइटोसिस के दौरान देखा जाता है। दूसरा होता है पैरानेमिक कॉइलिंग। पैरानेमिक कॉइलिंग में क्रोमोसोम जो होते हैं वो पैरेलल मैनर में अरेंज रहते हैं। इस तरह से, ठीक है, और ये मियोसिस के दौरान देखा जाता है। तो आपको कॉइलिंग के बाद नाम ध्यान रखते हैं, और वो किस स्टेज में देखा जाता है, मतलब कौन से किस तरह के डिवीजन में देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग हेलिकल फॉर्म में माइटोसिस में होता है, और पैरानेमिक कॉइलिंग पैरेलल फॉर्म में। हालांकि ये जाके जुड़ जाते हैं आगे आगे कंडेंस रूप में प्रेजेंट देखे जाते हैं स्ट्रक्चर्स ये, और ये मियोसिस में होता है। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे ज्यादा कॉइलिंग किस स्टेज में देखी जाती है? जब क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन पूरा हो जाता है, यानी मेटाफेज। नेक्स्ट है इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। किस स्टेज में 2 क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स में होते हैं? प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, टीलोफेज या मेटाफेज और एनाफेज। ठीक है, हम जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ये क्रोमोसोम्स अरेंज थे, ठीक है, यहां पे ये एक क्रोमैटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया।
तो ये अरेंजमेंट हमने देखा था मेटाफेज तक की स्टेज में, क्योंकि एनाफेज में तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोमियर के डिवीजन के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए आगे कहीं 1 या 2 नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये माइटोसिस की कंडीशंस को लेके यहां पे पूछा जा रहा है। तो एनाफेज के बाद फिर डिवीजन हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएंगे, पर एनाफेज के पहले तक तो 2 क्रोमेटिडी प्रेजेंट रहेंगे ना, तो एनाफेज के पहले तक जो स्टेज होगी वो इसका आंसर है। प्रोफेज और मेटाफेज ये एनाफेज के पहले तक का पार्ट है, यही आंसर होगा। वैसे एनाफेज और टीलोफेज तो नहीं होगा, प्रोफेज और टीलोफेज ये भी नहीं होगा, मेटाफेज और एनाफेज ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोफेज एंड मेटाफेज। नेक्स्ट, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? तो इसका आंसर भी 2 आएगा, क्योंकि यहां पे भी सेंट्रोमियर का डिवीजन तो होता नहीं है। सेंट्रोमियर का डिवीजन यहां पे एनाफेज 2 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज डिप्लॉइड सेल बिकम टेट्राप्लॉइड इन माइटोसिस? माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज डिप्लॉइड सेल बिकम्स टेट्राप्लॉइड इन माइटोसिस? तो अभी हमने देखा था, जो लास्ट हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट में, कि 10 क्रोमोसोम्स और जब वो डिवाइड कर जाते हैं तो एनाफेज में कितने हो जाते हैं? तो आंसर था 40। ठीक है, और वो डिप्लॉइड सेल के लिए था। अगर हम नॉर्मल एनाफेज की बात करते तो 10 की जगह हम 20 लेते, पर क्योंकि डिप्लॉइड सेल थी इसलिए हमने 40 कर दिया। यानी कुल मिलाके जो भी चीज एनाफेज तक पहुंचती है वो डबल हो जाएगी। यानी यहां पे अगर डिप्लॉइड है तो वो डबल हो जाएगा, यानी टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। ठीक, तो ये एनाफेज इसका आंसर आएगा, क्योंकि एनाफेज में 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, फिर 2 सेल्स का फॉर्मेशन, यानी जो जस्ट पहले कंटेंट था वो अब डबल हो जाता है। तो इसका आंसर एनाफेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, यानी किस फेज से, मतलब डीएनए का सिंथेसिस के जस्ट पहले की स्टेज कौन सी होती है? तो आंसर इसका G1। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, तो उसके पहले का जस्ट G1 फेज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज फाउंड इन, डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है? माइटोसिस मियोसिस 1, माइटोसिस मियोसिस 1 और 2, मियोसिस सिर्फ में और सिर्फ माइटोसिस में। तो किसमें होगा? माइटोसिस और मियोसिस 1 में। यानी जो एक्चुअली शुरुआत का पार्ट होता है इंटरफेज, और उसके बाद एम फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 वाला पार्ट आएगा, मियोसिस 2 नहीं आएगा। मियोसिस 2 में ऐसा कोई चेंज नहीं देखा जाता। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, तो हम मियोसिस 2 को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर इसका है माइटोसिस एंड मियोसिस 1। थिक थ्रेड स्टेज इज, यानी किस स्टेज में थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है? तो ये अपन जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था पैकाइटिन को थिक थ्रेड स्टेज कहा जाता है, पैकाइटिन को थिक थ्रेड स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम डिवीजन विल ऑकर इन एन आइसोलेटेड टिप सेल टू फॉर्म 128 सेल्स? टिप सेल मतलब जो टॉप पार्ट है, मतलब एपिकल पार्ट है। ठीक है, एपिकल पार्ट मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है वहां पे डिवीजन की बात हो रही है। तो टिप सेल में जो नंबर ऑफ डिविजन हम देखते हैं, तो यहां पे हम जनरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 128। ठीक है, 2 की पावर n इक्वल टू 128, और 128 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक, तो यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 7। यानी अगर हम जनरेशंस देखें सेल्स की, तो 7 जनरेशंस इसके लिए रिक्वायरमेंट देखी जाती है। तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स एट G2 स्टेज। G2 स्टेज में पूछा हुआ है ऑफ सेल इफ इनिशियली इट इज 1, यानी अगर डीएनए का नंबर अगर 1 है शुरुआत में, जब सेल इंटरफेज में एंटर की है यानी G1 फेज में है, और इनिशियली वो डीएनए का अमाउंट उसमें या नंबर ऑफ डीएनए 1 यहां पे देखा जा रहा है, तो G2 के बाद या G2 स्टेज में कितना होगा? ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जब सेल S को पार करती है, S फेज को पार करती है, तो S फेज में डीएनए का सिंथेसिस और क्रोमोसोम्स का जो डुप्लीकेशन होता है, हालांकि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन विजिबल नहीं होता, पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो G1 स्टेज में जब वो 1 है, G1 स्टेज में 1 है,
तो G2 स्टेज में कितना हो जाएगा, S को पार करने के बाद वो डबल हो जाएगा, यानी आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स एंटर्स इन डैश फेज स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। आपको ध्यान होगा G1 के बाद कुछ ऐसी स्टेज आती है जिसमें सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, पर अगर उस स्टेज में बहुत लंबे समय तक रहे तो वो सेल साइकिल के बाहर आ जाती है। द सेल्स एंटर्स इन डैश फेज स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, तो ये इसका आंसर आएगा G0। G0 में आने के बाद वो स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर बहुत लंबे समय तक वो G0 में ही रहती है तो वो सेल साइकिल से बाहर आ जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज इज 36, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन S फेज इज। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो S फेज में होता है, यानी डीएनए का अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम्स का जो डुप्लीकेशन होता है वो विजिबल नहीं होता, यानी एक्चुअल सेपरेशन नहीं हो पाता, तो हम उसको मतलब उसमें रेप्लिकेशन हम उसमें काउंट नहीं करते, यानी ऐसा रेप्लिकेशन हो गया नंबर बढ़ गया ये हम नहीं मानते। तो उस कंडीशन में G1 में जितने क्रोमोसोम्स हैं वही क्रोमोसोम उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 में भी विजिबल होंगे, पर यहां पे बात हो रही है S फेज की। ठीक है, तो S फेज में भी कोई चेंज हमें देखने नहीं मिलेगा उसके नंबर में, यानी जो 36 नंबर दिया हुआ है वही S फेज में भी होगा और वही G2 फेज में भी होगा, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता, इस कारण से ही S फेज को इनविजिबल फेज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। व्हाट विल द कंटेंट ऑफ डीएनए इन अ सोमैटिक सेल एट G2 फेज of its meiotic products have 20 picogram of DNA। ठीक है, इसमें हमें यह बताना है कि जो सोमैटिक सेल्स बनती हैं, डीएनए इन सोमैटिक सेल्स एट G2 फेज ऑफ इट्स meiotic product have 20 picogram of DNA। इसमें हमें बताना है कि G2 फेज में उस सेल के अंदर कितना डीएनए है, यदि इसके मियोटिक प्रोडक्ट्स में 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है तो, यानी इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने देखा मियोटिक डिवीजन जो होता है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, मियोसिस 1 के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाए, मियोसिस 1 के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर फाइनली ये 2 सेल और ये वाली भी 2 सेल, ये मियोसिस 2 के बाद होगा। जो नॉर्मली हम मियोसिस में देखते हैं, सिंगल सेल जो होती है वो 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मियोटिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मियोसिस में जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है ये 20 पिकोग्राम है, 20 पिकोग्राम है। तो G2 फेज में उस मियोसिस में और जो सेल जिसमें मियोसिस हो रहा है उसमें कितना डीएनए अमाउंट होगा। ठीक है, तो 20 इसमें, फाइनली जो बाकी बनेंगी उसमें भी 20 होगा, सारे प्रोडक्ट्स में 20 है, तो सब में 20 होते फाइनली वो 80 पिकोग्राम हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो पेरेंट सेल है उसमें डीएनए का कंटेंट होगा G2 फेज में 80 पिकोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 80 पिकोग्राम। आए समझ में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो मियोसिस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मियोटिक डिवीजन के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें 20 पिकोग्राम डीएनए है, तो सेल जब G2 फेज में होगी तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। हम जानते हैं कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये चारों डॉटर सेल्स में 20 पिकोग्राम डीएनए अगर होगा तो फाइनली जो सेल बनेगी, जो उस वक्त स्टार्टिंग में होगी G2 फेज में, उसमें 80 पिकोग्राम। अगर G1 में पूछते तो इसका आधा हो जाता, क्योंकि G2 में फिर डबल हो जाएगा, और डबल होने के बाद फिर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो उसको 4 टाइम्स हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 80 पिकोग्राम डीएनए का कंटेंट जो पेरेंट सेल है उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस 102 पॉलन ग्रेन्स हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। 102 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स की जरूरत होती है। हमें पता है कि मियोसिस में, एक सेल में जब मियोसिस होता है तो उसमें 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पर 4 डॉटर सेल्स के हिसाब से हम इसको नहीं देखते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने देखा x प्लस
x अपॉन 4, ये मियोटिक डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। 102 पॉलिंग ग्रेन के लिए हमें वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 102 प्लस ठीक है, ये फाइनली फॉर्मूला होगा 102 प्लस 102 अपॉन 4। अच्छा, इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये 100 के ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में 100 के ऊपर जाता हुआ दिखता तो हम उसके बेस पे सिलेक्शन यहां पे ऑप्शन का कर सकते थे, पर ये फॉर्मूला यहां पे फिट नहीं होगा। अब हम नॉर्मल डिवीजन में जो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, यानी हम टोटल ये वाला केस कंसीडर करेंगे, ये वाला केस कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर यहां पे हम इसको ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 25.5। तो इस केस में ये आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट पे कभी आंसर नहीं होता है तो इसको हम कंसीडर करेंगे 126। ठीक है, पर क्योंकि यहां पे 100 के ऊपर ऑप्शन नहीं है तो हम फाइनली इस पार्ट को सिर्फ कंसीडर करेंगे, यानी 102 अपॉन 4, यानी ये आएगा 26। मियोटिक डिवीजन पॉइंट्स में तो होता नहीं है, ठीक है, कि आधा हुआ 25% हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। हम उसको राउंड फिगर में कंसीडर करते हैं, यानी आंसर यहां पे हमारा होगा 26। ठीक, फिर से एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। 102 पॉलिंग ग्रेन्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन्स की जरूरत होगी? हमारा फॉर्मूला जो था x प्लस एक्स अपॉन 4, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 126, पर ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो हम नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है मियोटिक डिवीजन का, कि एक मियोटिक सेल में जब डिवीजन हो, एक सेल में जब मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसके बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आंसर 25.5 आएगा डिवाइड करने के बाद। पर क्योंकि उसको पॉइंट में हम, डेसिमल में हम, फ्रैक्शन में हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए उसको राउंड फिगर में हम 26 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर 26 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ पॉलन ग्रेन इफ इट्स मदर सेल हैज 32 पिकोग्राम इन G2 फेज। अब इस क्वेश्चन का उल्टा है, इस क्वेश्चन का उल्टा है। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मदर सेल, यानी जिसमें मियोसिस होगा, मदर सेल में डीएनए का कंटेंट दिया हुआ है 32 पिकोग्राम, मदर सेल में दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना है अमाउंट ऑफ डीएनए इन पॉलन ग्रेन, यानी मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें डीएनए का अमाउंट हमें पता करना है। यानी ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल है, इसमें डिवीजन के बाद 4 पॉलन ग्रेन बने, इसमें डिवीजन के बाद 4 पॉलन ग्रेन बने। मदर सेल में जो अमाउंट था ये था 32 पिकोग्राम, मदर सेल में जो अमाउंट था 32 पिकोग्राम, और इसमें हमें पता लगाना है, देखिए G2 फेज में दिया हुआ है ये, ठीक है, G2 फेज में दिया हुआ है, यानी हमें इसे डबल करने की जरूरत नहीं है। G2 फेज में दिया हुआ है, हमें इसे डबल करने की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 8 8, 8 पिकोग्राम सब में जाएगा, 8 पिकोग्राम, यानी इसका सी ऑप्शन आएगा। देखिए, अगर डॉटर सेल्स में पूछा है और अगर G2 फेज में दिया हुआ है तो 4 इक्वल पार्ट्स में उसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर G1 फेज में दिया हुआ है तो पहले उसको G2 फेज में लेके आओ, यानी उसको डबल करो और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो। और अगर डॉटर सेल्स में दिया हुआ है और किसमें पूछा है, G2 और G1 में, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर G2 में पूछा है तो उसको 4 से इंटू कर दें, और अगर G1 में पूछा है, अगर G1 में पूछा है, क्योंकि G1 में उसका आधा होता है, ठीक है, तो फिर G2 से उसको हाफ कर दें। इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट डीएनए अमाउंट इन मियोटिक 2 प्रोडक्ट इफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम इन मियोसाइट एट G2 फेज। ठीक है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर चेक करिएगा इसका क्या आता है। ठीक है, वैसे ही करना है। हमें दिया हुआ है G2 फेज में 20 पिकोग्राम है डीएनए, तो मियोटिक प्रोडक्ट्स में निकालना है, मियोसिस 2 के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें निकालना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्न मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। फर्न में मियोसिस कब होता है? पहला स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेशन, फिर गैमीट फॉर्मेशन या फिर एंथ्रीडिया फॉर्मेशन। आपको ध्यान होगा जो हम प्लांट सेल जब पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम्स के बारे में अलग अलग हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देखा। हमने सब में जो कॉमन चीज देखी थी कि जो मदर सेल होती है, मदर सेल में जो मियोटिक डिवीजन होता है उसके कारण, ठीक है, स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा था स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, स्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिसके कारण स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन के दौरान। दूसरा है स्पोर जर्मिनेशन, इसमें तो होगा नहीं, स्पोर जर्मिनेशन में मियोटिक डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। गैमीट फॉर्मेशन में भी मियोटिक डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, फर्न में, और एंथ्रीडिया फॉर्मेशन में भी नहीं पड़ती है। फर्न के केस में हमने देखा था कि स्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर आएगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कोल्चिसिन, यदि डिप्लॉयड सेल को कोल्चिसिन के साथ ट्रीट किया जाएगा, देन इट बिकम्स, तो उसमें क्या होगा? कोल्चिसिन के बारे में आपको थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करा दूं। कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड कैटेगरी का मेंबर है, ठीक है, और जब हम इसको देते हैं तो मेटाफेजिक ब्लॉक यहाँ पे देखा जाता है, मतलब सेल जो होती है वो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, एनाफेज में नहीं जा पाती। अब क्योंकि हमें पता है एनाफेज जब स्टेज आती है तो उसमें क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, पर क्योंकि यहां पे हमने कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट दिया है तो कोल्चिसिन के कारण क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा, और जो भी इनिशियल वहां पे अमाउंट होता है उसका 10 डबल होता जाता है मेटाफेज स्टेज तक आते आते। ठीक है। तो जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि डिप्लॉइड सेल है, उसको हमने ट्रीट किया है कोल्चिसिन के साथ, डिप्लॉइड सेल को हमने ट्रीट किया है कोल्चिसिन के साथ, तो क्या चेंज हमें देखने मिलता है? तो उसका आंसर जस्ट डबल हो जाएगा, यानी डिप्लॉइड का डबल होगा टेट्राप्लॉइड। तो इसका आंसर आएगा टेट्राप्लॉइड। ठीक है। कोल्चिसिन जो होती है वो मेटाफेजिक स्टेज को ब्लॉक कर देती है और क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है, और जो भी नंबर होता है वो जस्ट डबल होता जाता है। तो आंसर इसका मतलब प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, प्लॉइडी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 phase after S if it has 14 क्रोमोसोम एट इंटरफेस। मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे G1 फेज में और S फेज के बाद। ठीक है, G1 फेज और S फेज के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे यदि इनिशियली सेल के पास 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद करते हैं, अपन रिकॉल करते हैं कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो होता है पर वो विजिबल नहीं होते, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। इसी तरह का हमने क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले भी सॉल्व किया था। ठीक, तो क्रोमोसोम चाहे किसी भी स्टेज में पूछें, चाहे वो G1 में पूछें, चाहे वो S में पूछें, चाहे वो G2 में पूछें, ठीक है, या इवन M फेज वाले पार्ट में डिस्कस उसका पूछा जाए, तो आंसर फिक्स रहेगा 14 क्रोमोसोम है अगर इनिशियली, तो नंबर बाद में 14 ही रहेगा। तो इसमें 14 G1 में भी 14 आएगा और S फेज के बाद भी 14 आएगा, यानी इसका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। फर्न में स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस वहां पे हो रहा है। डिप्लॉइड सेल को अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसकी प्लॉइडी डबल हो जाएगी, यदि हम उसको कोल्चिसिन के साथ ट्रीट करते हैं तो डिप्लॉइड सेल जो है वो टेट्राप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, कोई भी स्टेज पूछी जाए तो यहाँ पे इनिशियली जितने क्रोमोसोम है बाद में भी उतने क्रोमोसोम यहाँ पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला आता है यूमाइटोसिस। ठीक है, अभी फिर से थोड़े से क्वेश्चंस और करते हैं अपन। कुछ कॉमन टर्म्स जो बीच में चैप्टर के छूट गए हैं वो डिस्कस करते हैं पहले। यूमाइटोसिस मतलब होता है नॉर्मल माइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस मतलब जो हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें। ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है।
फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट में फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये हमने देखा था कि सेंट्रियोल जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्री माइटोसिस। प्री माइटोसिस को हम क्रिप्टोमाइटोसिस भी कहते हैं। ये टर्म इसको ध्यान रखना है आपको कि प्री माइटोसिस के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, प्री माइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीजनरेट नहीं होती। यूमाइटोसिस के केस में हमने देखा था जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। पर क्रिप्टोमाइटोसिस के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी रहती है, प्रेजेंट रहती है, डीजनरेशन और डिसअपियरेंस इसका नहीं होता है। इसके अलावा यहां पे जैसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है यानी न्यूक्लियस के बाहर, यहां क्रिप्टोमाइटोसिस में न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, यहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है तीसरा डायनोमाइटोसिस। ठीक है, अच्छा इस तरह का जो प्री माइटोसिस और क्रिप्टोमाइटोसिस है ये कुछ फंजाई में कुछ प्रोटिस्ट में कई बार देखा जाता है, किसी किसी केस में एल्गे में भी ये चीज होती है। ठीक है, एल्गे में हो सकती है, फंजाई में हो सकती है, कुछ प्रोटिस्ट में हो सकती है। नेक्स्ट आता है डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस आपको ध्यान होगा जब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे और हमने डायनोफ्लैजिलेट उसमें पढ़ा था, तो डायनोफ्लैजिलेट में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर नहीं होती है और इस कंडीशन को हमने मीजोकैरियोट्स नाम वहां पे दिया था। ठीक है, उसी केस में वही चीज, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है और माइटोसिस अगर होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायनोमाइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है remain present during माइटोसिस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है माइटोसिस के दौरान, वो डिसअपियर नहीं होती है और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीजोकैरियोट, मतलब जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं होता है सेल डिवीजन के दौरान। और ये देखा जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक और टर्म देखते हैं हम इसमें, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम सिनसाइटियम कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाता है पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, मतलब सेल डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और यहां पे मैं लिख देता हूं, ये अपन पढ़ चुके हैं, सिनसाइटियम कंडीशन और सिनोसाइटिक कंडीशन, मतलब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस परसिस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये देखा जाता है जनरली कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे राइजोपस,
ठीक है, कोकोनट एंडोस्पर्म में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की कंडीशन देखी जाती है। तो ये कुछ टर्म्स हो गए। यूमाइटोसिस मतलब नॉर्मल माइटोसिस, जिसमें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन देखते हैं। प्री माइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वो डिसअपियर नहीं होती है, न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है डायनोमाइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। मीजोकैरियोट इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट इसका एग्जांपल है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाता है, सेल डिवाइड नहीं होती है। राइजोपस, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी ये देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पेयरिंग पढ़ी थी। साइनेप्सिस जो होता है, जाइगोटिन स्टेज में जो साइनेप्सिस होता है, साइनोप्सिस की 3 कंडीशंस देखी जाती है। साइनेप्सिस की 3 कंडीशंस देखी जाती है। पहला होता है प्रो टर्मिनल। प्रो टर्मिनल का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट होगी टर्मिनल एंड्स के साथ। मतलब टर्मिनल एंड्स जो होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी पेयरिंग होती है और पेयरिंग किनारे से होती है, या तो यहां से होगी या तो यहां से होगी, और ये पेयरिंग धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, और पेयरिंग जो हमने पढ़ी थी साइनेप्टेनमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है बाइवेलेंट के बीच में होता है, जो साइनेप्टेनमल कॉम्प्लेक्स। अगर ये किनारे से पेयर करते हैं, यानी इस तरफ से ये अटैच होते जाते हैं, और ये पेयरिंग अगर सेंटर की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ये कहलाएगी प्रो टर्मिनल पेयरिंग। ये टर्मिनल पार्ट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेंट्रिक। प्रोसेंट्रिक मतलब होता है ये सेंट्रोमियर वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। ये पेयरिंग जो है ये सेंट्रोमियर वाले पार्ट से स्टार्ट होगी और फिर ऊपर नीचे मूव करती जाएगी, ठीक है। और तीसरी होती है रैंडम पेयरिंग। रैंडम पेयरिंग मतलब क्रोमोसोम में किसी भी पार्ट से पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। प्रो टर्मिनल टर्मिनल वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, प्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, और रैंडम पेयरिंग जो होती है वो क्रोमोसोम में कहीं पे भी किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट। हर 35 मिनट में बैक्टीरिया सेल डिवाइड होती है। इफ अ कल्चर कंटेन 10 पावर 5 सेल्स पर ml, तो पहला तो ये 35 मिनट में डिवाइड होती है और कल्चर में 1 ml में 10 पावर 5 सेल्स प्रेजेंट है। इज ग्रोन फॉर 175 मिनट, इसको 175 मिनट तक ग्रो कराया गया। तो व्हाट विल बी द सेल कंसेंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। 175 मिनट के बाद सेल का कंसेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो आता है, देखिए 35 मिनट में बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो रही है, 35 मिनट में डिवाइड हो रही है, और 175 मिनट के बाद की बात हो रही है, यानी 175 मिनट बाद। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा 5, ठीक। अब सिंपल हम इसको ये देखेंगे कि 35 मिनट, अब हमें पता है बैक्टीरियल सेल डबल हो रही है, ठीक है। 35 मिनट के बाद वो डबल हो रही है, यानी 35 मिनट के बाद जब 70 मिनट होंगे तो जो अमाउंट होगा, जो नंबर होगा बैक्टीरियल सेल का, वो जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। 35 मिनट्स के बाद जब 70 मिनट होंगे तो अमाउंट जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो अगले 35 मिनट्स होंगे, यानी 105 मिनट, उसमें फिर अमाउंट डबल हो जाएगा, नंबर डबल हो जाएगा। फिर 140 मिनट जब होंगे फिर डबल हो जाएगा, और फिर 175 होंगे तो फिर से वो डबल हो जाएगा। मतलब यहां पे जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर रहे हैं। यहां पे जनरेशन वाले फॉर्मूले से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब जो रिजल्ट हमें मिला वो यहां पे एक्चुअल में 35 मिनट के बाद, 35 मिनट्स के बाद डिवाइड हो रही है, तो हम यहां से काउंट करेंगे तो हमें कुल मिला के 5th जनरेशन में ये हमें मिलेगा। ये इसकी 5th जनरेशन होगी, ठीक है। यानी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। फर्स्ट जनरेशन हमें 35 मिनट्स के बाद मिली,
फर्स्ट जनरेशन हमें 35 मिनट्स के बाद मिली, फिर 70 मिनट, फिर 105, फिर 140 और फाइनली हमारा रिजल्ट यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 5 इंटू, और हर डिवीजन के बाद जो देखा जाता है जो कल्चर सेल वहां प्रेजेंट है 10 पावर 5, तो इंटू 10 पावर 5, इनका नंबर तो एज इट इज बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 पावर 5। मतलब कुल मिला के आपको टाइम ध्यान रखना है, जितने टाइम में निकालना है वो ध्यान रखना है, उसको आप सिंपल डिवाइड कर दें, जनरेशन वाला फॉर्मूला लगा दें 2 की पावर n वाला, तो आज का आंसर निकल आएगा। तो इसमें आंसर आएगा 32 इंटू 10 पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 30 क्रोमोसोम्स इन G2 phase, then what will be the number of bivalent in zygote stage? हमें पता है zygote स्टेज में बायोवेलेंट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, यानी अगर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जैसे 30 क्रोमोसोम दिए हैं और वो पेयर्ड स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो उनका नंबर जस्ट आधा हो जाएगा। यानी बायोवेलेंट की बात करें तो 15 बायोवेलेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। बायोवेलेंट पूछा है तो ये पेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 15। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड बाय 2C। ठीक है, क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C, मतलब 4C अमाउंट डीएनए का है, यदि इनिशियल अमाउंट वहां पे 2C है, डीएनए जस्ट डबल हो रहा है, मतलब हमें ध्यान रखना है कि एस फेज के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो एस फेज के बाद जो भी फेज आएगा यहाँ पे हम उसको काउंट करेंगे, उसको यहाँ पे आंसर के फॉर्म में देखेंगे। G0 एंड G2 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एस के पहले G0 आता है। ठीक है, तो G0 यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ओनली G2 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि S के बाद G2 आता है। नेक्स्ट है G1 एंड S, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है क्योंकि G1 दिया हुआ है, और नेक्स्ट है G1 एंड M, यहाँ पे भी G1 दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अगर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा था कि G2 एंड M फेज दिया हुआ था तो उसमें भी उसको आंसर को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि M फेज में फिर हम थोड़ा सा चेंज देखते हैं, सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली में ओनली G2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो G2 और M फेज भी था वहां पे, तो प्रोबेबली वो आंसर भी हो सकता है, पर वहां पे भी ओनली G2 को कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो ये हमने देखे सेल डिवीजन और सेल साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। इस चैप्टर्स में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं जनरली इस चैप्टर से, कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो अपन ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन किए हैं इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा।